Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and this is the lecture number 8 of Audit of PSU. तो हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑडिट तक कंप्लीट कर लिया था एंड अगर मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में तो आई ट्राई कि मैं प्रोप्राइटी ऑडिट भी इसी लेक्चर में ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका 8 वीडियोज़ में फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर लगेगा कि ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड करने पे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं फिर वही करा दूँगी। ठीक है, बट अगर मुझको उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं लगेगी कंटेंट में तो फिर मैं एक नेक्स्ट पार्ट में भी कैरी फॉरवर्ड करूँगी। ठीक है, चलेगा उतना? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में सबसे पहले तो वर्ड मतलब बताओ मुझे कॉम्प्रिहेंसिव का। कॉम्प्रिहेंसिव का जब भी आपके दिमाग में कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड आता है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? डिटेल्ड। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ का डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डिटेल्ड बता रहे हैं किसी चीज़ की, तो हम बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ सम एरिया एंड ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस और उसके साथ में उसको ओवरकम करते हैं जब हम, तब हम बोलते हैं कि हम क्या करें, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। ठीक है, तो जो CNAG है वो असिस्ट करता है लेजिस्लेचर इन रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली वही बात है कि CNAG का ही क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है PSU को ऑडिट करना, ये तो डे 1 से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो वही क्या करता है, वही डायरेक्शंस वगैरह देता है, रूल्स रेगुलेशंस को फ्रेम करता है। तो इस लाइन का वही मतलब है कि CNAG ही बताते हैं कि किस बेसिस पे हमें रिव्यू करना है पब्लिक अंडरटेकिंग्स को। He conducts an efficiency cum performance audit other than field which has already been covered either by the internal audit of the individual concerns or by the professional auditor. तो वो उन फील्ड्स की निकालता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस जो कि या तो इंटरनल ऑडिट में कवर नहीं हुई हो या फिर किसी और प्रोफेशनल ऑडिट में कवर नहीं हुई हो। बेसिकली वो उन एरियाज़ को पकड़ते हैं हम उस ऑडिट में और उनकी वीकनेसेस को निकालते हैं। ठीक है, the areas covered in comprehensive audit naturally vary from enterprise to enterprise depending on the nature, objectives, and operations. However, in general, the covered areas are those of investment decisions, project formulation, organizational effectiveness, capacity utilization, management of equipment, प्लांट एंड मशीनरी। ये सारे जनरली एरियाज़ होते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कवर होते हैं। प्रोडक्टिविटी कैसी है लेबर की, कितने घंटे खाली बैठ रहे हैं ये लोग, क्या कॉस्ट एंड प्राइसेस आ रहा है। बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, हम डिटेल्ड एग्जामिनेशन छोटी छोटी बातों का भी करते हैं जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना इसकी। तो बेसिकली डिपेंड करेगा, लाइक कहीं पे लेबर ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स वर्क ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो फिर आप वहाँ पे लेबर से रिलेटेड, लाइक लेबर कितने घंटे खाली बैठ रहे हैं, कितना वेजेस वगैरह है, कितना कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्शन का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। एंड अगर मशीनरी ओरिएंटेड वर्क वहाँ ज़्यादा है तो फिर आप प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें देखोगे। तो ये डिपेंड करेगा एंड वैरी करेगा फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, दैट मीन्स वो डिफर करेगा। ठीक है, द सम ऑफ द इश्यूज एग्जामिन इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट आर, अब कुछ इश्यूज़ हैं जो हम इसमें बेसिकली एड्रेस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में। तो हम ये देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इसी का इन्होंने थोड़ा थोड़ा डिटेल बताया है। इसमें से अगेन आप कुछ पॉइंट्स पिकअप कर सकते हो फटाफट। चलो मैं छोटे छोटे वाले बता देती हूँ। आर प्रोसीजर्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल? ठीक है, इज़ देयर एनी पुअर और इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग? तो बेसिकली क्या जो प्रोसीजर्स लगाए गए हैं वो इफ़ेक्टिव है और एफिशिएंट भी हैं। ठीक है, मतलब वो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या वो गोल की तरफ को डायरेक्टेड है। एफिशिएंट और इफेक्टिव का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया, आई होप आपने पकड़ लिया होगा अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। एफिशिएंट जब भी आएगा सो यू हैव टू सी ये कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट है या नहीं है। उसी तरह से जो इफ़ेक्टिव है उसमें आपको ये देखना है कि क्या जो वर्क आपने किया वो आपके गोल को ओरिएंटेड है, आपके ऑब्जेक्टिव को ओरिएंटेड है या नहीं है। ठीक है, तो वही आपको देखना है। व्हेन यू विल एनालाइज ऑल दीज स्मॉल थिंग्स ऑल्सो ना, तो आपको यही देखना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आर दे इन लाइन विद योर ऑब्जेक्टिव और नॉट।
फिर उसके बाद में इफ़ द एंटरप्राइज हैज़ एन adequate सिस्टम ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आर द परचेज पॉलिसीज adequate और हैव दे लेड टू piling up of inventory resulting in redundancy in stores and spares. फिर उसके बाद में डज द एंटरप्राइज हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, what has been the performance in adopting new processes, technologies, improving profits and reducing cost through technological progress. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे, ठीक है। प्लान उन्होंने किया है, रेट ऑफ रिटर्न वगैरह, तो ये इसमें आते हैं। इसमें से आप कुछ पॉइंट्स पिक कर सकते हो। एक बार मैं आपको ये जो बड़े बड़े 3-4 पॉइंट्स हैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ डज द ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपेयर विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, and were there any substantial increases, and if so what are these, and where there is evidence of extravagance or unnecessary expenditure. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल कॉस्ट है ना प्रोजेक्ट की, उसको हम प्लान्ड कॉस्ट के साथ में कंपेयर करेंगे, एंड फिर हम ये देखेंगे कि जो कॉस्ट प्लान करी थी और जो एक्चुअल में कॉस्ट इनकर हुई है उन दोनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो व्हाट आर दीज, एंड वेदर देयर इज़ एनी एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा विजन्स और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो फिर आप वहाँ से क्या बेसिकली सर्च करोगे, आप वहाँ से ये सर्च करोगे कि जैसे सपोज प्लांट एंड मशीनरी का ही है, जो प्लांट एंड मशीनरी लगाई हुई है उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हिसाब से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा प्लान कर रखा था कि इतना खर्चा होता था, होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। बट हुआ क्या ना, जो उन्होंने प्रोजेक्टेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चार्जेस उन्होंने एक्सपेक्ट करे थे उससे ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ हो गया एक्सपेंडिचर में, खर्चे में। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो फिर आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि उसकी क्या रीजंस है एंड उसकी क्या ऐसा है, एविडेंस है कि अगर दिखाए भी हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज उन्होंने एक्सपेंडिचर, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको बोले कि उनकी एक मशीन जो थी वो पूरी तरह से एकदम से ख़राब हो गई थी, या फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से प्लांट एंड मशीनरी पे उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, उसको वापस से रिपेयर करवाया। तो वो यही चीज़ आप देखोगे कि उसके लिए प्रॉपर एविडेंसेस हैं या नहीं है, तो ये चीज़ें आप कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में चेक करोगे, ठीक है। नाउ हैव द प्लान्ड प्रोडक्शन और ऑपरेशनल आउटपुट्स बीन अचीव्ड, एंड हैज़ देयर बीन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और शॉर्टफॉल इन परफॉर्मेंस, एंड इफ सो व्हाट हैज़ कॉज्ड इट। तो इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि प्लान जो प्रोडक्शन किया था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और ऐसा हुआ है क्या कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास थी उसका फुल कैपेसिटी में यूटिलाइजेशन हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि उसको और यूज़ कर सकते थे बट हमने करा ही नहीं एंड हमने उतनी परफॉर्मेंस दी ही नहीं, दैट मीन्स हम उतने ज़्यादा एफिशिएंट थे ही नहीं, है ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट एक मुझे थोड़ा सा बड़ा और लग रहा है, डज द एंटरप्राइज हैव R&D प्रोग्राम्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, अगर हैं तो व्हाट हैज़ बीन द परफॉर्मेंस इन अडॉप्टिंग न्यू प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज इम्प्रूविंग प्रॉफिट्स। तो ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसने इसमें रिजल्ट किया है, और अगर ऐसा है तो उसके बारे में फिर अगेन आप ज़्यादा डिटेल लोगे, तो इसमें से कुछ भी 5-6 पॉइंट्स आप पिकअप कर सकते हो। Now, the Bureau of Public Enterprises has issued guidelines to be followed by the PSUs in respect of general management, financial management, material management, production management, and these guidelines provide another basis for appraising enterprise performance and its system. Another source of criteria is industrial engineering or other technical studies by internal and external experts, and the standards given in these, then there are standards of financial propriety. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो ब्यूरो है ना पीयूसीयू का, उसने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं जो पीयूसीयू को फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। उसके साथ ही में इन्होंने एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टडीज़ का दूसरा एरिया दिया है। तो इससे क्या होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विच कवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये परफॉर्मेंस ऑडिट का ही पार्ट है, ठीक है। इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ डिसीजंस रिलेटिंग टू सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एरियाज ऑपरेशन। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने फिर से उसी पॉइंट को रिपीट कर दिया जो आपका परफॉर्मेंस ऑडिट में था। परफॉर्मेंस ऑडिट में हम 3 बातें देखते थे, फिर उसके बाद में हम अंडरस्टैंड करते थे एंटिटी को, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते थे, वही सब इन्होंने यहाँ रिपीट किया है। फिर उसके बाद में आप ऑडिट क्राइटेरिया बनाओगे, ऑडिट अप्रोच डिसाइड करोगे, तो आप देखोगे कि वही सब रिपीटेड है, ठीक है। So these audit programs or guidelines identify the areas which require further detailed analysis. Basically आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एनालाइज करोगे इंडस्ट्री को, फिर आप एनालाइज करोगे वीकनेसेस को, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप उसका एनालिसिस प्रॉपर कर लोगे तो आप क्या करोगे,
आप जो उन ऑडिट प्रोग्राम्स को है उसको यूज़ करोगे, फिर उसके बाद उस डेटा को यूज़ करोगे, द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एनालिसिस इंक्लूडिंग टेस्ट चेक्स टू बी अप्लाइड एंड द इंस्ट्रक्शंस टू द ऑडिट पार्टीज असाइंड टू द वर्क। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिट पार्टीज जो है उनको आप क्या पहुँचाओगे, इंस्ट्रक्शंस पहुँचाओगे एंड जो भी टेस्ट चेक्स वगैरह है वो पहुँचाओगे। तो उन्होंने यही बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल आप जब भी करोगे इसमें भी सेम ही प्रोसीजर है बेसिकली। सबसे पहले तो आपको वही सब देखना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना है और फिर उसको आपको प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ फॉलो करना है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। मेन जो इसमें था वो यहीं तक था, इश्यूज़ वगैरह तक। ठीक है, तो उसकी एक बार आप रीडिंग मार लेना। लेट्स स्टार्ट विथ प्रोप्राइटी ऑडिट। तो ऑडिटिंग एक क्या है, कॉम्पोजिट कंसेप्ट है। लुक इनटू अकाउंटिंग एंड लुक्स इनटू अकाउंटिंग एंड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ऑडिट एक बहुत कॉम्पोजिट कंसेप्ट है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंटिंग ही होती है, इसमें और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हमें देखना होता है, propriety and the truth and fairness of the end result. So according to varied requirements, the emphasis on each of the aforesaid factors differs between types of audit. तो इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है ऑडिट का, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं, तो इसलिए इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया है। All the requirements of such all the requirements of section 143 of Companies Act are also applicable to a government company. 143 बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर और ये गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल है। द एनालिसिस दैट फॉलोज शोज दैट सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143 really are propriety based. In addition, the CARO 2020 issued under section 143 subsection 11 is also applicable to government company. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि 143 सेक्शन भी गवर्नमेंट कंपनी को लगेगा और जो कारो आया है वो भी 143 सबसेक्शन 11 को लगेगा। वन मोर रिमाइंडर, मैंने ऑल दो कारो के जो लेक्चर्स अपलोड करे हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश में है, मोस्टली मैंने इंग्लिश ही यूज़ की है। कारो 2020 की मैं बात कर रही हूँ, CA ड्रीम्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं आप लोग कहोगे तो मैं लिंक में ना इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, कारो 2020 की जो भी मेरे लेक्चर्स हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वो भी देख सकते हो, यू विल रियली इन्जॉय इट। उसमें मैंने मेमोरी टेक्निक भी दिया और हर क्लॉज को समझाया है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे सारे क्लॉजेस। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन्होंने अभी तक ये बोला कि कारो भी गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल है और 143 सेक्शन भी गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल है। नाउ प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट कंपनी बिलोंग्स टू एनी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ कंपनीज टू विच द ऑर्डर अप्लाइज, उस कैटेगरी में बिलोंग करना चाहिए, उसकी जो भी एप्लीकेबिलिटी वगैरह है वो सब आप वहीं पढ़ोगे। ठीक है, नाउ प्रोप्राइटरी एस्पेक्ट्स इन एन ऑडिट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ऑडिट कैरिड ऑन बाय CNAG। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रोप्राइटरी के एस्पेक्ट है ना वो ऑलरेडी उस ऑडिट में है जो CNAG कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ऑडिट है क्या, बहुत जगह आपने ये वर्ड सुन लिया, IAS को पढ़ते हैं है क्या। तो प्रॉपर्टी ऑडिट जो है वो बेसिकली स्टैंड करता है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन्स का ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स और स्टैंडर्ड्स। तो कोलर ने डिफाइन किया प्रॉपर्टी को, क्या बोला है इन्होंने, दैट विच मीट्स द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड पर्टिकुलरली एज अप्लाइड टू प्रोफेशनल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल कोड्स। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, कस्टम्स क्या हैं जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, और क्या स्टैंडर्ड है। बिकॉज अगर एक स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड आप लोग इतने सारे पढ़ते हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्मिटी तो है ना। मैं भी एक ऑडिटर बनूंगी आगे जाके एंड जो ऑडिटर्स अभी हैं, ठीक है, हम दोनों ही CA होंगे। तो अब CA का काम ऑडिट करना है, तो ऑडिट के लिए कुछ ऐसी गाइडलाइंस तो होनी चाहिए ना जिससे मैं भी अग्री करूँ और वो भी अग्री करे, तभी तो हमारे काम में यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी। वरना मैं कुछ अपना दिमाग लगाऊंगी, वो कुछ अपना दिमाग लगाएगी, तो ये तो फिर डिफ़र हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारे जो प्रोफेशन है उसको स्टैंडर्ड्स मिले हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भैया आपको काम करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे भी जो काम हो रहा है एंटिटी के अंदर, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड से, एक कस्टम के साथ होंगे, तभी उसको माना जाएगा कि वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में हो रहे हैं।
तो उसकी रिक्वायरमेंट है पब्लिक यूनिट्स में, वरना नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा क्योस आ सकता है, ठीक है ना। तो on analysis, the test boiled down to test on economy, efficiency, and faithfulness. Instead of too much dependence on documents, vouchers, and evidence, it shifts the emphasis to the substance of transactions and looks into the appropriateness thereof and consideration of financial prudence, public interest, and prevention of wasteful expenditure. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ना, ये जो इसमें टेस्ट की बात हो रही थी, ये टेस्ट बेसिकली इन्होंने बोला कि इट बॉइल्स डाउन टू, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टेस्ट है ये हमारा इकोनॉमी, इफ़िशेंसी और फेथफुलनेस पे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड ना रहे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे, बल्कि हम अपना एम्फेसिस कहाँ शिफ्ट करें, हम अपना एम्फेसिस वहाँ शिफ्ट करें जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट है, मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में हो रहा है, ठीक है ना। तो thus proprietary audit is concerned with the scrutiny of executive actions and decisions bearing on financial and P&L situation, sorry, profit and loss situation of the company with special regard to public interest in commonly accepted custom standards and conduct. अभी तक इन्होंने सिर्फ ये 3 वर्ड जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोले हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो अभी तक मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको अभी तक यहाँ कुछ समझ नहीं आया। अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो यहाँ से हमारा बेसिकली कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट बेसिकली किससे कंसर्न्ड होता है, विद द स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड डिसीजंस बियरिंग ऑन फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन ऑफ द कंपनी। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर समझ नहीं आ रहा तो भी, समझ आ गया तो भी, ठीक है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, स्क्रूटनी का मतलब होता है हर चीज़ को बारीकी से चेक करना, ठीक है। तो स्क्रूटनी करना, एंड अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस है, अगर उसमें कुछ भी हमें करेक्शन करना है तो हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस और डिसीजंस जो कि जिनका इम्पैक्ट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत हैवी इम्पैक्ट डाल रहा है, वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए लाइक ये वही लाइन हो गई, हमारा नेता कैसा हो, वट एवर योर फेवरेट नेता जैसा हो, उसी तरह से हमारे जो डिसीजंस हैं वो कैसे हों, वो ऐसे हों कि वो रिगार्डेड हो विद, वो डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सीन वेदर एवरी ऑफिसर हैज़ एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी। इसका मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस किससे चलती हैं, पब्लिक के पैसे से चलती हैं। तो पब्लिक का पैसा, अब भाई मैं किसी चीज़ की पेमेंट कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे सर्विसेज भी तो मेरे ही फेवर में मिलनी चाहिए ना। इसी तरह से पब्लिक अपना मनी पब्लिक एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट कर रहा है तो काम भी तो पब्लिक एंटरप्राइजेज का पब्लिक के इंटरेस्ट में ही होना चाहिए, कंपनी के पब्लिक के फेवर में ही होना चाहिए ना। तो वही है कि ये जो है ये चेक करता है कि क्या सारे ऑफिसर्स ने सेम विजिलेंस के साथ में खर्चा किया है या फिर कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर दिया पब्लिक के पैसे से, ठीक है। Now, as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money under similar circumstances. मतलब कि proprietary audit किससे कंसर्न होता है, हमें बेसिकली बारीकी से चेक करना होता है कि किस तरह से फाइनेंशियल मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शंस और डिसीजंस लिए गए हैं जिनका फाइनेंशियल और प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा। मतलब कि एक डिसीजन से या तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली लिंक्ड तो पब्लिक के पैसे से ही है ना, कि आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो या कोई आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से आगे का इम्पैक्ट आने वाला है, तो एक तरह से आप पब्लिक का मनी ही तो यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से आपको पब्लिक का मनी यूज़ करना है पब्लिक एंटरप्राइजेज में जैसे आप खुद का मनी कर रहे हो। अब मैं सपोज़ आपको बोलूँ कि आपके पास में 1 लाख रुपीज़ है, तो क्या 1 लाख रुपीज़ को ऐसी शॉपिंग पे उड़ा दोगे, नहीं। आप क्या सोचोगे, अगर आप में दिमाग है तो, ठीक है, अगर आप में दिमाग है, आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हो, तो आप क्या देखोगे कि इस 1 लाख से मैं अपना एक्सपेंसेस भी कर लूँ, मैं थोड़ी सी सेविंग भी कर लूँ एंड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी कर दूँ, या उस सेविंग को ही इन्वेस्ट कर दूँ किसी अच्छी तरह से, जिससे ये जो 1 लाख है ना, इसमें मुझे 1 लाख से ज़्यादा की वैल्यू मिल पाए। मतलब मैं पर्सनली अपना तो यही बता रही हूँ कि मैं तो यही करूँगी, आपका मुझे नहीं पता। मतलब जनरली लोग यही करते हैं कि उनका यही रहता है कि हम अपने पैसे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ, ठीक है ना।
तो वही चीज़ हो गई, उस तरह से आपको पब्लिक का मनी यूज़ करना है पब्लिक एंटरप्राइजेज में, जो पब्लिक का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाए एंड वेस्ट भी ना हो कोई भी मनी, ठीक है। Now, in proprietary audit, the auditors try to bring out the cases of improper, avoidable, or infructuous expenditure, even though the expenditure has been incurred in conformity with the existing rules and regulations. तो proprietary audit में भले ही rules and regulations के हिसाब से काम हो रहा है, फिर भी आपको फिगर आउट करना है कि क्या कोई ऐसा वो है एक्सपेंडिचर जो फालतू में हुआ है या इम्प्रॉपर है या उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो उसको फिर सामने लेकर आना है इन proprietary audit. A transaction may satisfy all the requirements of regularity audit insofar as the various formalities regarding rules and regulations are concerned, but may still be highly wasteful. कोई ट्रांजेक्शन जो है वो हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो लेकिन वेस्टफुल हो, तो वही वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को आपको फिगर आउट करना है। तो इसमें 3 कीवर्ड अभी तक हमारे क्या हैं, जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट में मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है 3 कीवर्ड, स्पेशल रिगार्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, फॉर एग्जाम्पल a building may be constructed for installing a telephone exchange but may not be used for the same purpose, resulting in infructuous expenditure, or a school building may be constructed but used after 5 years of its completion. It is a case of avoidable expenditure. आई गेस आपको पढ़ के समझ आ गया होगा मैं अभी तक क्या कहना चाह रही थी। सपोज रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है, जो भी एग्जीक्यूटिव्स थे, जो भी हायर अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई होंगी कि उस एरिया में इतने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, इतने स्कूल्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो उस काम के लिए यूज़ ही नहीं हो रहे हैं जिसके लिए वो बने हैं, जैसे स्कूल आपने आज बना दिया, वो 5 साल बाद यूज़ रहा है, तो वो 5 साल में कितना ज़्यादा लॉस हो गया। उस बिल्डिंग में जहाँ स्कूल बना वहाँ कुछ और बनता, कुछ और चीज़ें वहाँ प्रोडक्शन हो पाता और लोगों के काम आ सकता था, लेकिन आपने उसको एक खाली बिल्डिंग बना दिया, यूज़ भी नहीं किया, तो फिर वो वेस्ट हो गया ना मनी, अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। तो audit should therefore try to secure a reasonably high standard of public financial morality by looking into the wisdom, faithfulness, and economy of transactions. These considerations have led to the evolution of audit against proprietary, which is now being combined by the audit authorities with their routine function of regularity audit. It is hard to frame any precise rules for regulating the course of audit against proprietary. Such an objective of audit depends for its acceptance on its appeal to the common sense and straight logic of auditors and those whose financial transactions are subjected to proprietary audit. However, some general principles have been laid down in the audit code which have been for long been recognized as standards of financial proprietary. अब इस पूरे पैराग्राफ से आपको क्या समझ आया? पूरी पैराग्राफ से पहले तो आपको ये समझ आया कि ऑडिटर जो है उसको यही चीज़ देखनी चाहिए कि उसका जो भी है, मतलब पब्लिक का जो भी फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली यूज़ हो, एंड क्योंकि पब्लिक को हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट है, पब्लिक एंटरप्राइजेस का मनी इसलिए बहुत अच्छे से यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो उसी की वजह से, जिससे कि हम पब्लिक के फेवर में काम कर पाएँ, ये ऑडिट रूटीन में आया है, ठीक है। अब कोई आप बोलो कि इस ऑडिट के लिए मुझे कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दो कि मैं प्रोप्राइटरी ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मैं क्या क्या चेक करूँ, तो देखो उन्होंने यहाँ सीधा सीधा बोला है कि अपना कॉमन सेंस लगाओ, स्ट्रेट लॉजिक देखो, ठीक है। अब सपोज़ कहीं पे नहीं है उतने स्कूल्स, ठीक है। अब आपको एक जगह तो लग रहा है कि ये स्कूल जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये अनअवॉइडेबल है, लेकिन जो दूसरी जगह है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्कूल्स की, तो वहाँ तो बननी चाहिए ना बिल्डिंग। बट आप तो ये बात पकड़ के बैठ गए कि स्कूल बनने से उन्होंने अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वो तो फिर बिल्कुल बेअक्लों वाली बातें हो गई ना। तो इन्होंने यही बोला है कि इन्होंने वर्ड देखो यही यूज़ किया है, कॉमन सेंस और स्ट्रेट लॉजिक वाला। तो इसका मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ये देखो कि कौन सा एक्सपेंडिचर अवॉइडेबल है, कौन सा नहीं है। बेसिकली हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब ये है कि पब्लिक का पैसा ठीक से यूज़ हो, ठीक है। बट फिर भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो proprietary audit requires the transactions and more particularly expenditure to conform to certain general principles. तो ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो एक्सपेंडिचर के मतलब एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स हैं जो आप जब प्रोप्राइटरी ऑडिट करोगे तो देखोगे उसके इनलाइन होना चाहिए। तो वो क्या है, जो एक्सपेंडिचर है वो नॉट प्राइमा फेसी मोर देन
ज़ूम क्यों नहीं हो रहा है? ओके, that the expenditure is not prima facie more than the occasion demands, and that every official exercises the same degree of vigilance in respect of expenditure as a person of ordinary prudence would exercise in respect of his own money. इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंडिचर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यू नो इज मोर देन ओकेजन डिमांड्स, मतलब जितना सिचुएशन में रिक्वायरमेंट है उतना ही खर्चा होना चाहिए, और हर ऑफिशियल को इसी तरह से पब्लिक का पैसे यूज़ होना करना चाहिए एज इफ वो अपना मनी यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। दैट द अथॉरिटी एक्सरसाइजेज its power of sanctioning expenditure to pass an order which will not directly or indirectly accrue to its own advantage. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी अपने मतलब के लिए काम करे, अथॉरिटी को पब्लिक के मतलब के लिए ही एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करना चाहिए। दैट फंड्स आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। अगेन इसमें इन्होंने यही बोला, वहाँ अथॉरिटी बोला था कि मतलब अथॉरिटी को गलत तरह से अपनी पावर ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ उसी का एडवांटेज हो रहा है। यहाँ इन्होंने बोला है कि फंड्स को हमें इस तरह से यूटिलाइज नहीं करना चाहिए कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ही फ़ायदा पहुँचा रहा है। That apart from the agreed remuneration or reward, no other avenue is kept open to indirectly benefit the management personnel, sorry, employees and others. मतलब कि सिर्फ रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड ही मिल रहा है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई इनडायरेक्टली आप दे रहे हो फंड मैनेजमेंट पर्सनल को या एम्प्लॉयज़ को। जो है रेम्यूनरेशन रिवॉर्ड बोनसेस वगैरह वो सब तो उसको कोई मना नहीं कर रहा, बट उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं। इट मे बी स्टेटेड दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स टू इन्फोर्स इकोनॉमी इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। द फंक्शन ऑफ ऑडिट इज टू ब्रिंग इन टू द नोटिस ऑफ प्रॉपर अथॉरिटीज़ of wastefulness in public administration and cases of improper, avoidable and infrastructure expenditure। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली ये ड्यूटी किसकी रहती है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की रहती है कि उनको एक्सपेंडिचर कैसे यूटिलाइज करना है, एक्सपेंडिचर कैसे यूटिलाइज नहीं करना, कैसे करना है, मनी कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। ऑडिटर सिर्फ बता सकता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम सही कर रहे हो, ये अवॉइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहती है, अल्टीमेटली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये रहती है आपकी पब्लिक ऑफिशियल्स के सॉरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर ही, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के ऊपर ही, ठीक है। अब मैं, आप देख रहे होगे मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कुछ कर रही हूँ, रुको मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपके सारे क्लॉजेज जो है ना, ये मैंने ऑलरेडी कारो वाली वीडियो में करवा रखे हैं, तो मैं इसलिए इसको रिपीट नहीं करूँगी, ये आप वहीं से कर लेना, ठीक है। और ये जो फ्रॉम द अबव एनालिसिस है ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो पर्पल कलर से है ना, ये सारे क्लॉजेज मैंने उस वीडियो में करा रखे हैं, तो आप वहाँ से कर लेना ये। और मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो हमारे फिर दो ये जो बचे, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है अब, इसमें बस 15-20 मिनट का एक वीडियो बनेगा, एंड हो सकता है उससे भी कम का ही बने। तभी फिर मैं ये जो बचे हैं ना, ये दोनों बना दूँगी। अभी मैं बना रही हूँ नेक्स्ट वीडियो 15-20 मिनट्स की होगी, एंड देन फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे टाइम अगर मिलेगा तो मैं दूसरा कोई चैप्टर रिकॉर्ड कर दूँगी, एंड अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपको भी चाहिए तो वो भी मैं रिकॉर्ड कर दूँगी, बट प्लीज़ मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है बहुत लेंथी चैप्टर्स रिकॉर्ड करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो छोटा चैप्टर अगर कोई हो जो प्रॉब्लमैटिक हो वो बता सकते हो, वो मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर, एंड then we'll meet in the last part of this chapter. Thank you so much.